तो हम बात कर रहे थे उस दिन कि बीपीएससी से या बिहार एसएससी बिहार दरोगा से रिलेटेड टोटल 5 सीरीज में बिहार का करंट अफेयर आएगा। तो उसका ये कौन सा सीरीज है? और दूसरा एक तो हो गया है, ये कौन सा है? दूसरा। तीसरा बिहार बजट, आर्थिक सर्वेक्षण, ठीक है, तीसरा सीरीज। चौथा में बिहार सरकार से योजनाएं, जो प्रमुख योजना बिहार सरकार लाई है। और पांचवा से मिसलेनियस में जो सब छूट जाएगा तो उसका एक साथ कवर करा देंगे। तो टोटल 5 सीरीज आएगा। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण और बिहार बजट में से जो संबंधित एमसीक्यूज होगा वो भी। अब इसको जो हम पढ़ाने के क्रम में न्यूज ना हो करके हम एमसीक्यू टाइप में आपको बता रहे हैं। ठीक, पहला सवाल क्या है कि हाल ही में केंद्रीय वित्त एवं कॉरपोरेट मामलों के मंत्री द्वारा बिहार के किस जिले में क्रेडिट आउटरीच कार्यक्रम, क्रेडिट आउटरीच कार्यक्रम क्या होता है? क्रेडिट आउटरीच कार्यक्रम ये होता है कि किसी को वित्तीय सहायता के लिए ऋण प्रदान करना, जिसके माध्यम से वह स्वरोजगार कर सकता है। ठीक है, तो ये जो सबमिट हुआ, ये जो फैसला लिया गया वो कहाँ किया गया, कौन से जिले में? 4 जिला आपके इस कार्यक्रम का आयोजन जो हुआ वो किस जिले में हुआ? पटना, मधुबनी, गया और भागलपुर। तो इसका सही आंसर क्या है? मधुबनी। सही आंसर क्या है? मधुबनी। इसके तहत जैसे तो क्रेडिट आउटरीच कार्यक्रम में कौन कौन सा आएगा? जैसे किसान क्रेडिट कार्ड, किसान क्रेडिट कार्ड, किसान क्रेडिट कार्ड, इससे स्टार्टअप इंडिया, ये सब जानते हैं ना? क्या लिखना है ना? हाँ तो लिखते जाना। स्टार्टअप इंडिया, पीएम स्वनिधि योजना, पीएम स्वनिधि योजना के साथ साथ पीएम विश्वकर्मा योजना, इन ऐसे कई सारे योजनाओं के लिए वित्तीय सहायता ऋण प्रदान किया जाता है। पीएम विश्वकर्मा योजना है एक, जिसमें कि सेल्फ एम्प्लॉय की बात करता है। आपको सरकार अपने मिला के एक स्टार्टअप करने के लिए आप अपना स्वरोजगार प्राप्त करें, इसके लिए सरकार आपको ऋण देती है। ठीक है, चलिए अगला सवाल है, संविधान दिवस पर कौन सी भाषाओं में संविधान की प्रतियां वितरित की गई? हम जानते हैं कि संविधान दिवस कब मनाया जाता है। अब देखिए, संविधान दिवस पे जो पत्रियां वितरित की गई तो वो मैथिली और संस्कृत भाषा में इस बार 2025 में जो संविधान की प्रतियां वितरित की गई वो कब की गई? कौन कौन सा भाषा में? मैथिली और संस्कृत भाषा में। मैथिली को 8वीं अनुसूची के तहत कौन से भाषा का दर्जा मिला है? राष्ट्रभाषा का दर्जा मिला है। तो किसी भी भाषा को जो दर्जा मिलता है, ठीक है, वो 8वीं अनुसूची, हम लोग 12 अनुसूची है ना, जिसमें 8 अनुसूची 8 में क्या कहलाता है? भाषा। इससे संबंधित हाँ, तो 8वीं अनुसूची के तहत मिला है 2003 से, 2003 में मिला है। किसको? ठीक है, अब जिसको ये 8वीं अनुसूची में जो भाषा शामिल हो जाता है तो यूपीएससी में वो एक हम क्या ऑप्शनल सब्जेक्ट के रूप में भी यूज कर सकते हैं इसको। ठीक है, ये प्राचीन मिथिला क्षेत्र का ये प्राचीन भाषा है। ठीक है, लिख लिए? मिल के है, बहुत 2003 से ही है। अगला सवाल क्या है? क्रेडिट आउटरीच कार्यक्रम के दौरान केंद्रीय वित्त मंत्री ने ड्रोन दीदी योजना, ये योजना एकदम याद रखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट योजना है। हाँ, ड्रोन दीदी योजना, हम बताएंगे क्या है ड्रोन दीदी योजना का उल्लेख किया। ड्रोन दीदी योजना के तहत लखपति दीदी
बनाने के लिए वार्षिक आय कितनी होनी चाहिए? ड्रोन दीदी योजना क्या है कि महिलाओं को ड्रोन दिया जाता है जिससे वो खेत में कीटनाशक का छिड़काव करने के साथ साथ उसकी रखवाली में भी सहायता करता है। वो महिलाएं एक जगह से बैठ के ड्रोन का परिचालन कर लेंगी और वो वहां से खेत का निगरानी कर लेगी। तो इसके लिए जो लखपति दीदी बनाने का आय लिया गया, जिससे महिलाएं कुछ नहीं कर रही थी, जो घर बैठी महिलाएं थी, तो उनको कुछ ना कुछ तो आय का साधन देना पड़ेगा। उस आय के साधन देने के लिए उनके लिए एक योजना लाया गया, ड्रोन दीदी योजना, जिसमें क्या कहा गया कि महिलाओं को भी हम लखपति बना देंगे। तो कितने लाख की आय प्राप्त करना है उनको? 1 लाख। ठीक है, एक माह में सर? क्या? एक साल? नहीं, साल भर की योजना है। ये जो योजना शुरू किया गया है, ये कब से शुरू किया गया है? 23 नवंबर 2023 से, शायद 23 नवंबर 2023। इसमें कहा गया कि अगले 2 वर्षों में, यानी 23 से लेकर के 25 तक में, कम से कम 15,000 महिलाओं को स्वयं सहायता समूह, सेल्फ हेल्प ग्रुप होता है। सेल्फ हेल्प ग्रुप पता है? पिछले क्लास में हम बताए थे। सेल्फ हेल्प ग्रुप क्या होता है? कुछ महिलाओं का समूह होता है जिसमें महिलाएं अपनी सेविंग कुछ रकम जमा करती है और बाद में उसी समूह के लोगों को भी उससे ऋण दिया जाता है और वो उससे स्वरोजगार करती हैं। तो अगले 2 वर्ष में क्या करना है? 2 वर्ष में लगभग 15,000 महिलाओं को इससे जोड़ना है और उनको स्वरोजगार देना है। ठीक है, प्रति व्यक्ति लगभग इसमें। अब इससे फायदा क्या क्या होगा? फायदा भी लिख लीजिए। पहले तो महिला सशक्तिकरण ना, पहला तो महिला सशक्तिकरण। दूसरा, रोजगार का अवसर। रोजगार के अवसर खुलेंगे। अब किसी को आप काम दे रहे हैं तो क्या होगा? एक तो उसका डेवलपमेंट हो जाएगा, दूसरा उसका रोजगार खुद का मिल जाएगा। अब किसी को रोजगार, अर्चना समझ में आ रहा है? हाँ चल, आपको समझ में आ रहा है ना? अब देखिए, किसी को अगर स्वरोजगार का अवसर मिला तो क्या होगा? उसका आय, इनकम बढ़ जाएगा। तो आय का स्रोत, आय क्या होगा? बढ़ जाएगा। और इसके साथ साथ क्या होगा? अगर ये सारे चीज कृषि के लिए किया गया है तो कृषि का आधुनिकीकरण हो रहा है। कभी सोचे थे कि ड्रोन लेके खेत का रखवाली करेंगे? नहीं ना। तो कृषि में आधुनिक तकनीक का विस्तार। क्लियर है बात? क्या गड़बड़ हो रहा है क्या? आगे बढ़े? हाँ, 2023 है। चलिए आगे देखिए। क्या? कृषि में आधुनिक तकनीक का विस्तार। अगला जो सवाल है, युवा संगम कार्यक्रम के तहत बिहार के कितने प्रतिनिधि कर्नाटक के लिए प्रस्थान किए? ये जो सवाल है, युवा संगम कार्यक्रम, इसमें क्या होता है? जो हायर एजुकेशन लेते हैं, जो बच्चे हायर एजुकेशन में जाते हैं, तो वो क्या होता है कि अलग अलग राज्यों का एक समिट होता है, एक सम्मेलन होता है, जिसमें लोग अलग अलग राज्यों से जो युवा होते हैं वो वहाँ जाते हैं। और इससे क्या क्या होगा? संस्कृति का विविधता का आदान प्रदान होगा, कुछ हम उनसे सीखेंगे, इनोवेटिव आइडियाज मिलेगा। ऐसे समझिएगा, कई लोग मिलते हैं तो कुछ एक दूसरे से सीखते हैं। ठीक है, अब आप मिथिला से हैं, वो मिथिला से नहीं है, तो आप उनके साथ रहेंगे तो हो सकता है कुछ मैथिली कला के बारे में उनको बताएंगे, तो उनसे क्या होगा कि उनके ज्ञान का वर्धन होगा ना, कुछ ज्ञान में इजाफा हो जाएगा। तो इसके तहत बिहार से टोटल कर्नाटक में ये युवा संगम कार्यक्रम किया गया था कुछ दिन पहले। तो बिहार से कुल 44 युवाओं ने भाग लिया है। एकदम ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट न्यूज है। ठीक है, ये जो है शिक्षा मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया
कार्यक्रम है, ये कौन शुरू किया है? शिक्षा मंत्रालय। शिक्षा मंत्रालय द्वारा ये 2023 में शुरू किया गया था। हर वर्ष ये मनाया जा रहा है, इस कार्यक्रम किया जा रहा है। इसका उद्देश्य क्या है? विभिन्न राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों के युवाओं के बीच अंतर संबंध करना। ये विविधता में एकता का भी प्रतीक है। विविधता में एकता का प्रतीक। हमारे देश में अलग अलग धर्म, अलग अलग जाति, अलग अलग संप्रदाय के लोग रहते हैं, जो कलर, कास्ट, सेक्स और रिलीजन से बिल्कुल डिफरेंट होते हैं, फिर भी हम सब एक साथ मिलकर एक सम्मेलन करते हैं। तो ये विविधता में एकता की भी बात करता है। ठीक है, अगला जो सवाल है वो देखिए, एकता का प्रतीक है। बिहार सरकार के स्वास्थ्य सेवाओं, किसका बात आया है? स्वास्थ्य सेवाओं पर नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, सीएजी इसको कहते हैं। कैग, यह स्वायत्त संस्था होता है कैग, जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। तो इसमें क्या किया गया? कैग की रिपोर्ट किस अवधि के दौरान ऑडिट की गई? ये कब ऑडिट किया गया है? तो ये जो अभी हालिया रिपोर्ट है, ये 2016 से 22 का तक का जो कैग का जो रिपोर्ट आया है, 2016 से 22 तक का स्वास्थ्य विभाग का ये रिपोर्ट मतलब अभी किया है, जिसमें बिहार बजट पर बिहार के दोनों सदन में पेश भी किया गया कि आपके स्वास्थ्य का ये रिपोर्ट है जो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल पेश करवाता है, जिसमें क्या क्या किया गया, जो खराबियां थी बिहार स्वास्थ्य सेवा में वो भी बताया गया, जो अच्छाइयां थी वो भी बताया गया, और जो कमियां रह गई हैं उसको दूर करने के लिए भी उपाय सुझाए गए हैं। ठीक है, कोई दिक्कत? अगला जो सवाल है ये आपको ध्यान दीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा जिला झारखंड की सीमा से नहीं जुड़ा हुआ है? भागलपुर, नवादा, कटिहार, पटना। पटना, आप इसको देख सकते हैं। क्या यह मैप है? यहाँ पे झारखंड है, इधर वेस्ट बंगाल। अब देखिए झारखंड से कौन कौन जिला टच करता है, याद रखेंगे। पहले रोहतास, औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई, बांका, भागलपुर। नहीं नहीं, कटिहार 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 से दोनों से करता, हाँ कटिहार में, कटिहार में। क्लियर है बात? तो अब देखिए पटना कहीं आया तो कौन सा सही है? पटना, कटिहार भी झारखंड से सीमा सा, ये तीनों क्या करता है झारखंड के साथ, ये तीन। बाउंड्री शेयर करता है। झारखंड बिहार से अलग कब हुआ था? 15 नवंबर। यानी बिहार और झारखंड ना, बिहार से कट के बना कौन? झारखंड। कब? 15 नवंबर 2000 को, ध्यान रखिएगा इसको। ठीक, बिहार सरकार ने हाल ही में 2 दिवसीय मखाना महोत्सव, मखाना महोत्सव इस बार बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है जी। मखाना महोत्सव, लगातार मखाना चर्चा में रहा है। ठीक है, तो बताइए बिहार में 2 दिवसीय मखाना महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया था? तो इसका सही आंसर है बेंगलोर में, बिहार सरकार ना किया था। अब इसमें क्या क्या बात हो सकता है? बिहार बजट में मखाना का बात किया गया है, तो केंद्रीय बजट,
क्या किया गया इसमें? मखाना बोर्ड की स्थापना। क्या चीज? का बात किया गया है। साथ से साथ भारत लगभग 85% मखाना का उत्पादन करता है अकेले। भारत, बिहार, बिहार लगभग, बिहार, बिहार लगभग 85% का मखाना का उत्पादन अकेले करता है। ठीक है। मखाना क्या है? ये मतलब पोषक तत्व के लिए बहुत उपयोगी है। तो ये पोषक तत्व का एक फसल भी है। कोई दिक्कत यहाँ तक में? समझ में आ रहा है बात? आप लिख नहीं रहे हैं? चलिए, अगला कहता है और इसके साथ साथ ये जो मिथिला मखाना है, क्या बोल रही हैं? मिथिला मखाना को जीआई टैग भी मिला है। ये भी इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है। मिथिला मखाना को क्या हुआ? जीआई टैग मिला है, इसी साल मिला। चलिए, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक आरआरबी, हमसे हमसे क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक आरआरबी, रीजनल रूरल बैंक। आरआरबी के प्रदर्शन की सीमाएं, प्रदर्शन की समीक्षा के लिए, समीक्षा, प्रदर्शन की समीक्षा क्या होता है कि जैसे आप सब पढ़ रहे हैं तो क्या है कि आपके कितना आप सही पढ़ रहे हैं इसके लिए एक समीक्षा किया जाता है। सर आके पूछेंगे, टेस्ट होता है, हम कैसे, मेरा परीक्षण करने के लिए भी आपका से फीडबैक लिया जाएगा ना। तो ये इस तरह समीक्षा, यानी रीजनल रूरल बैंक का जो काम है वो सही तरीके से हो रहा है या नहीं हो रहा है, इसके लिए एक समीक्षा की जाती है। ठीक है। तो हाल ही में बैठक कहाँ आयोजित किया गया था? रीजनल रूरल बैंक का हाल ही में कहाँ बैठक आयोजित किया गया था? सही आंसर है इसका पटना। डी नहीं दिख रहा है, यहाँ चौथा लिख देते हैं, पटना। ये सही है, सही आंसर पटना है, लिख लीजिएगा पटना। अब इसमें क्या है? केंद्रीय वित्त मंत्री कौन है? केंद्रीय वित्त मंत्री, सेंट्रल फाइनेंस मिनिस्टर। हाँ, केंद्रीय वित्त मंत्री कौन है? निर्मला सीतारमन। तो केंद्रीय वित्त मंत्री इस समीक्षा का, इसकी समीक्षा की जिसमें बिहार, झारखंड, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल, ये चारों पूर्वोत्तर राज्य हैं। पूर्वोत्तर राज्य समझ रहे हैं, जो ईस्ट के राज्य हैं। कौन कौन चार राज्य आया इसमें? बिहार, झारखंड, झारखंड, इस चारों स्टेट का आरआरबी, चारों स्टेट में जितने आरआरबी हैं सब बैंकों की ये क्या हुआ? समीक्षा की कि उसका फंक्शन कैसा चल रहा है। इससे संबंधित वो जो समीक्षा की, इससे संबंधित वो जो बातें बताई, उसमें मुद्रा ऋण योजना, किसान क्रेडिट कार्ड योजना, ठीक है, इसके साथ साथ पीएम विश्वकर्मा योजना, ये सारी योजनाओं में किसान को या जो इसके लाभार्थी हैं उनको सही तरीके से ऋण दिया जा रहा है या नहीं दिया जा रहा है, उसकी बात करती है। और इसकी समीक्षा में ये भी बात होता है कि जो समीक्षा होता है ना, उसमें ये होता है कि किसको आप लोन दिए हैं, कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट पर दिए हैं। आरआरबी जनरली क्या होता है कि ये जो रूरल बैकग्राउंड से, जिससे जो योजना है, जिसे किसान को ऋण देना, किसान को ऋण देना, उसके बाद जो सेल्फ स्टार्टअप करते हैं उनको ऋण देना, ये बड़े लोगों को ऋण नहीं देती है।
तो वो जो ऋण है वो सही लोग तक पहुंच रहा है या नहीं पहुंच रहा है, उसकी समीक्षा करता है। ठीक है, इसको फिनांस नबार्ड करता है। कोई दिक्कत है यहां तक में? साथ साथ इस बार जो ये समीक्षा में बोला गया है, ये मछली पालन और मखाना उत्पादन पर जोर दिया गया है जी। नहीं, बोला गया कि कम से कम ये दो चीज पर तो आप अधिक से अधिक लोन दे सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत यहां तक में? समझ में आया? तो ये अब देखिए एक चीज और आपको इसमें करंट में जोड़ देते हैं। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, जो बिहार की ग्रामीण बैंक थी, वो दो प्रकार की थी, साउथ बिहार ग्रामीण बैंक और नॉर्थ बिहार ग्रामीण बैंक, यानी दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक और उत्तरी बिहार ग्रामीण बैंक। अब ये दोनों बैंकों को एक साथ मर्ज कर दिया गया और दोनों बैंकों को मिलाकर के क्या बना दिया गया है? बिहार ग्रामीण बैंक। ठीक है, तो इसको भी नोट कर लीजिएगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अभी कुछ दिन पहले ऐसी घटना है, ये बात हुआ। प्लस नॉर्थ बिहार ग्रामीण बैंक, ये दोनों को मिला करके क्या बना दिया गया है? बैंक। ठीक है, लिख लिए थे? जल्दी जल्दी। आरआरबी की वैकेंसी भी आती है, कैंसिल हो गया, फिर आएगा। ठीक है, चलते। हम्म हम्म आरआरबी की नहीं आई है, अब तो कुछ आया होगा। हम्म चलिए आगे देखिए, अगला सवाल क्या कहता है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की जयंती किस तारीख को मनाई जाती है? हम इसके साथ साथ बिहार करंट अफेयर के साथ साथ आपके लिए इसमें बिहार का स्टैटिक्स पार्ट भी हम कुछ क्वेश्चन लेकर के आए हैं, जो आपको बिहार स्पेशल एग्जाम में मदद करेगा। तो बताइए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की जयंती कब मनाई जाती है? 9 दिसंबर, 3 दिसंबर, 25 दिसंबर और 26 दिसंबर। सही आंसर क्या है? क्या सही आंसर है? 3 दिसंबर। सही आंसर क्या है? 3 दिसंबर। तो 3 दिसंबर में इनका जन्म कब हुआ था? 3 दिसंबर 1984 को ये भारत रत्न से सम्मानित हैं। प्रथम राष्ट्रपति ये भारत के क्या थे? प्रथम राष्ट्रपति थे। इनका जन्म जो है बिहार के कहाँ? 15 साल में? 1884। 18, सॉरी। बिहार के किस जिला में जी? सिवान। हाँ, क्लियर है। 1916 के आसपास ये पटना उच्च न्यायालय में अपना कानूनी कैरियर, ये कलकत्ता से लॉ किए थे, कानून की पढ़ाई किए थे, और 1916 में ये पटना उच्च न्यायालय में भी प्रैक्टिस किए थे। हाँ, शुरू किए थे। तो दिक्कत यहाँ तक में? हम्म और जुलाई 1946 में आप पढ़े होंगे, आप हिस्ट्री में पढ़े, या संविधान सभा का गठन या संविधान निर्माण की प्रक्रिया,
प्रोलिटिम ना। तो जुलाई 1946 में जब संविधान सभा गठित हुई थी तो उसके ये अध्यक्ष भी चुने गए थे। हाँ हाँ हाँ, अध्यक्ष चुने गए थे। हाँ, जुलाई 1946 में। तो दिक्कत यहाँ तक में इसको लिख लेना है। ये सारी इंपॉर्टेंट फैक्ट इन्हीं से रिलेटेड। अब एक क्वेश्चन तो ये था कि उनका जन्म कब हुआ ना, और ये सारे फैक्ट आ गए आपका। तो आप एक क्वेश्चन से कितने सारे क्वेश्चन निकाल लिए। हाँ, अध्यक्ष चुने थे ना। नहीं नहीं। चलिए अगला देखिए। खेलो इंडिया यूथ गेम्स, खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन कहाँ किया गया है। बिहार का पटना, ये पहले भी बता दिए हैं। अगला जो सवाल है, निम्नलिखित में से कौन से जिले की सीमा झारखंड से लगती है। इस चार में से कौन सा जिला का सीमा झारखंड से लगता है, बताइए। तो देखिए, नहीं लगता तो दिख जाएगा। अभी अभी लगा देते हैं। रोहतास, औरंगाबाद, गया। गया दिख रहा है। गया नहीं है क्या। नालंदा की सीमा लग रही है। नवादा ना लग रहा है। ठीक है, तो आप ये अब लिख लीजिए कि झारखंड से कौन कौन जिले की सीमा लगती है। बार बार जब ये कंफ्यूजन हो रहा तो आप इसको क्या करें, लिख ही लीजिए। पहला रोहतास, रोहतास का लगता है कई बार ये भी छोड़ दिया जाता है, थोड़ा सा यहाँ पे देखिए दिख रहा है, लगता है रोहतास। औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई, बांका, भागलपुर और कटिहार। अब बताइए तो कटिहार की सीमा कौन दो जिला से लगता होगा। कटिहार की सीमा किन दो जिलों से लगती है। भागलपुर और पूर्णिया। तो कटिहार देख लिए हैं, पूर्णिया और भागलपुर। तो कौन कौन हो गया। पूछ सकता है, कई बार पूछा हुआ है कि इसमें से कोई एक जगह देगा, इसके लिए क्या करना, कोई एक जगह दे देगा और बोलेगा कि इसकी सीमा किसके जिले से लगती है। इसके लिए आपको बिहार का मैप पूरा माइंड में होना चाहिए। तो ये तो पीपीटी आपको हम दे ही दिए हैं, आप दिन भर इसको देखिएगा। और नहीं तो आप एक मैप आता है ना मार्केट, उसको लेकर के उसमें 3 4 5 बार प्रैक्टिस कीजिएगा, याद हो जाएगा। ठीक, हड़बड़ी नहीं ना हो रहा आप सबके साथ, ठीक है ना। बिहार लोक सेवा आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है, ये चर्चा। कौन, नहीं, इसका जो सही आंसर है वो है रवि मनु भाई परमार। परमार रवि मनु भाई। ये न्यूज इसलिए भी चर्चा में आ गया कि अभी पिछले साल 17वीं बीपीएससी का परीक्षा हुआ, जिसमें कि बहुत बड़ी धांधली का आरोप लगा, हालांकि वो सिद्ध तो नहीं हो पाया। जिसमें कि 911 सेंटर पर परीक्षाएं कराई, सॉरी 914 सेंटर पर परीक्षाएं कराई गई, और उसमें एक परीक्षा सेंटर बापू परीक्षा परिसर का कैंसिल हो गया, जिसके लिए दोबारा से परीक्षा लिया गया। तो उसमें ये ब्रांड न्यूज में रहे थे कौन, रवि मनु भाई परमार, यही बीपीएससी के अध्यक्ष हैं। कोई दिक्कत, चलिए आगे बढ़े। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपनी प्रगति यात्रा
प्रगति प्रगति यात्रा कहाँ से शुरू की? तो प्रगति यात्रा पहले जो था वो था, उसका पहला नाम था महिला संवाद यात्रा। ठीक है, तो पहले नाम क्या था? ये जो सही आंसर है इसका वो है वाल्मीकि नगर। ठीक है, ये चंपारण डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। तो पहले नाम क्या था इसका? महिला संवाद यात्रा। ठीक है, इसको काट करके यानी परिवर्तन कर दिया गया, क्या बना दिया गया? प्रगति यात्रा। इसका मतलब था कि जो मुख्यमंत्री हैं वो राज्य के अलग अलग जिलों में जाएंगे, वहाँ के महिलाओं से, वहाँ के लोगों से संवाद करेंगे, क्या विकास हुआ, क्या कमी रह गया, उसके बारे में जानकारी हासिल करेंगे। ठीक है, और फिर उस पर काम करेंगे। इसकी जो शुरुआत की गई, स्टार्ट कब हुआ? शायद 24 दिसंबर 2024 से। 24 दिसंबर 23 दिसंबर कर ली, 23 दिसंबर 2024 को प्रगति यात्रा की शुरुआत की गई। यह पश्चिमी चंपारण में स्थित है। वाल्मीकि नगर कहाँ है? वेस्ट चंपारण से शुरू किया गया, जिसमें महिलाओं के साथ संवाद किया गया। ये मतलब इस 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 यात्रा का उद्देश्य क्या था? नीतीश कुमार 2005 से क्या है, बिहार के मुख्यमंत्री बने। 2025 चल रहा है, लगभग 20 साल। तो इस यात्रा का उद्देश्य यही था कि 20 साल में बिहार की प्रगति, 20 साल में बिहार कितना प्रगति किया। तो उद्देश्य क्या था? 20 वर्षों में 20 वर्षों में बिहार की प्रगति। ठीक है, लिख लिए? तो इस यात्रा, प्रगति यात्रा का शुरुआत कहां से हुआ? पश्चिमी चंपारण के वाल्मीकि नगर से। चलिए अगला सवाल देखिए। बिहार बिजनेस कनेक्ट 2024, ये बिहार की प्रगति को दर्शाता है कि बिहार में बिजनेस कनेक्ट हुआ। बिजनेस कनेक्ट करने का मतलब कि अलग अलग उद्योगपतियों के साथ बिहार में एक समझौता ज्ञापन हुआ कि आप आइए और बिहार में इंडस्ट्री, फैक्ट्री सेटअप कीजिए। कहता है इसको सवाल में कि बिहार बिजनेस कनेक्ट 2024 सम्मेलन के दौरान बिहार को कुल कितने मूल्य के निवेश प्राप्त हुए? तो ये था कि कितने लाख का निवेश बिहार में आने की संभावना है, जो इस समझौता में बात किया गया। तो इसका सही आंसर होगा 1.8 लाख करोड़। 1.8 नहीं बोला जाता है, 1.80 लाख करोड़। ठीक है, अब इसका क्या फायदा हुआ? ये जो निवेश होगा ये कुल 11 क्षेत्र में किया जाएगा, जिसमें कौन कौन? उद्योग, उद्योग, कृषि, खाद्य प्रसंस्करण, खाद्य प्रसंस्करण की बात की जाएगी, फूड इंडस्ट्रीज, एमएसएमई। एक सेकेंड जी, बोला जाए।
उद्योग। हाँ उद्योग। खाद्य प्रसंस्करण, विनिर्माण। क्या? खाद्य प्रसंस्करण है जी, ऐसे। खाद्य प्रसंस्करण। एमएसएमई। एमएसएमई मीडियम स्मॉल, माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेज होता है, छोटे लघु इंडस्ट्री जो होता है ना, उसके लिए। चलिए अगला सवाल देखिए। पिछले 5 वर्षों में बिहार में डाटा खपत, आप लोग का सवाल आ गया। 5 वर्षों में पिछले बिहार में कितना डाटा खपत हो गया, कितना गुना बढ़ गया? तो इसका सही आंसर है 15 गुना। 15 गुना बढ़ गया आंसर। क्या हो रहा है इससे? इससे क्या पता चलता है कि राज्य में मोबाइल उपयोगकर्ताएं ज्यादा हो गए, बढ़ गए, साथ साथ लोगों में जागरूकता आई, इंटरनेट को लेकर के जागरूकता आया है, लोग शिक्षित हुए होंगे तब इंटरनेट चलाने जान गए होंगे, इंटरनेट चल रहा है तो राज्य का भी विकास हो रहा है ना। कोशिश, हाँ वही रील्स बन रहा है, बना रहा है लोग। अभी रिचार्ज इतना महंगा हो गया, मेरा तो एक दिन मतलब मन करा तो ट्वीट कर दे कि 8,500 कर जा, 8,500 कर दो, ना कोई बना पाएगा ना देख पाएगा। समझ में आया ये बात? तो ये याद रखिएगा, बिहार में कितना 5 वर्षों में 2019 के बाद का ये सर्वेक्षण है। 15 गुना डाटा बढ़ गया है। कंजप्शन, डाटा का क्या हो गया? कंजप्शन। ये पहले 1.67 GB पर मंथ हुआ करता था, ठीक है। अब ये चला गया है 2.6 GB पर डे। चलिए क्या? हाँ, महिला कबड्डी विश्व कप किस राज्यों में आयोजित किया गया है? महिला कबड्डी विश्व कप किस राज्यों में आयोजित किया गया है? तो इसका सही आंसर है क्या? बिहार। बिहार के कहा? राजगीर में। बिहार में कहा? क्या? ये भी कबड्डी भी राजगीर में। ये लगभग 25 मार्च को, मार्च 2025 में इस खेल का आयोजन किया गया था। कब किया गया था? मार्च 2025 में। अब इसमें क्या हुआ कि कुल 14 देश के खिलाड़ियों ने भाग लिया। कितने देश के खिलाड़ी ने? 14 देश के खिलाड़ियों ने भाग लिया। हम्म। ये दूसरा बार हुआ है बिहार में। कितना बार हुआ? किस, कौन सा था संस्करण? दूसरा। इससे पहले 2012 में पटना पाटलिपुत्र में आयोजन किया गया था। क्लियर है बात? आचार्य किशोर कुणाल नाम तो सुने ही होंगे। आचार्य किशोर कुणाल का नाम नहीं सुने हैं? नहीं वो अलग। हाँ हाँ वही वही, आचार्य किशोर कुणाल। नाम नहीं सुने तो बेकार पटना में रह रहे हैं। हाँ, आचार्य किशोर कुणाल किस राज्य के धार्मिक न्यास बोर्ड के प्रमुख थे? तो कौन से राज्य? बिहार। क्लियर है बात? 74 वर्ष की आयु में इनका निधन हो गया। हाँ, इन्होंने दो, क्या? हाँ, इन्होंने 2 पुस्तक लिखी, वो दोनों किताब का नाम लिख लीजिएगा। अयोध्या रिविजिटेड पहला जो पुस्तक है, ये 2 बुक इनका है।
पहला अयोध्या रिविजिटेड, और दूसरा है अयोध्या बॉन्ड एविडेंस, अयोध्या बियॉन्ड एविडेंस, अयोध्या बियॉन्ड एविडेंस। ये दोनों बुक उन्होंने लिखा है। बियॉन्ड अयोध्या रिविजिटेड, अयोध्या रिविजिटेड, इनके कार्यकाल में मंदिर प्रबंधन में बहुत बड़ा सुधार किया गया है। ठीक है, हाँ। अगला सवाल है, हाल ही में किसने बिहार के 42वें राज्यपाल के रूप में शपथ ली? 42वां राज्यपाल कौन बने हैं? सत्यपाल मलिक। क्या क्या बोल रही हैं? मोहम्मद आरिफ खान। ठीक है, इन्होंने जी हाल ही में किसने बिहार के 42वें राज्यपाल, बिहार में राज्यपाल होता है ये पता है ना? हाँ, तो राज्यपाल अभी कौन है? अभी प्रेजेंट में 42वें राज्यपाल कौन है? इसके पहले ये थे राजेंद्र विश्वनाथ आलेंकर, ये 41वें राज्यपाल थे। ठीक है, तो राज्यपाल का वर्णन अब देख लीजिए। राज्यपाल का वर्णन अनुच्छेद कहां से कहां तक में? 163 से 100 कितना तक में है जी? 163 से 162, 163 से 162 तक में है। 153 से 162 तक में। ठीक है, राज्यपाल दोहरी भूमिका में काम करता है। पहला क्या, राज्यपाल की भूमिका कैसी होती है? दोहरी। पहले वो तो मंत्रिपरिषद के सलाह पे काम करेगा, राज्य के मंत्रिपरिषद। और दूसरा वो केंद्र और राज्य के बीच क्या होता है, कड़ी के रूप में भी काम करता है। ठीक है, साथ साथ ये हुआ राज्य का क्या होता है, ये राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है। राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है। तो दिक्कत लिख लिए? यही फायदा होता है एमसीक्यू में, आप क्वेश्चन एक ही था, अब ये बातों का आपको क्या हुआ, रिवीजन हो गया। ठीक है जी, बोलिए ना। बीज कड़ी के रूप में कार्य करता है, बीज एक महत्वपूर्ण कड़ी या कड़ी के रूप में कार्य करता है। आगे बढ़िए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 358वें प्रकाश पर्व सिखों का बहुत बड़ा पर्व होता है, ये अवसर पर कहां मत्था टेका? इसका सही उत्तर क्या है? गुरुद्वारा श्री हरिमंदिर जी, पटना साहिब। ठीक है, ये सवाल पिछले बार भी यही सेम ऑप्शन वाला सवाल आ गया था, मतलब बीपीएससी में यही गुरुद्वारा नाम दिया हुआ था और ये कहाँ स्थित है, पटना ऑप्शन भी दिया हुआ था।
चलिए ये देखिए, कर्तव्य पथ पर गणतंत्र दिवस इस बार मनाया गया, बताइए कर्तव्य पथ पर कहाँ मनाया गया है? नहीं नहीं, ये हाँ क्वेश्चन पढ़िए, उसका आंसर बताइए जल्दी। प्रैक्टिस क्वेश्चन आपके लिए लेके आए हैं। नहीं, गलत हो रहा है, फिर से बताइए। हाँ, इसका सही उत्तर है बौद्धि वृक्ष और नालंदा विश्वविद्यालय। सही उत्तर क्या है? बौद्धि वृक्ष और नालंदा विश्वविद्यालय। बताइए तो नालंदा विश्वविद्यालय का स्थापना कौन करवाया था? कुमार गुप्त कब के थे? अरे गुप्त वंश के तो थे, कब के थे? 5वीं शताब्दी। बोधि वृक्ष अभी कहाँ है? घोड़ा कटोरा झील के पास। अभी वहीं पर यहीं पे बुद्ध की सबसे ऊंची प्रतिमा 75 फीट की प्रतिमा स्थापित की जा रही है, ये भी ध्यान रखिएगा इस बात का। चलिए इसका बताइए। हाँ, दरभंगा एम्स परियोजना की आधारशिला क्या है? दरभंगा एम्स परियोजना की अनुमानित लागत कितना है? 500 करोड़ में दरभंगा एम्स बन जाएगा जी। इसका सही उत्तर क्या है? 1264 रुपया, 1264 करोड़ रुपया। हाँ हाँ, दरभंगा एम्स बन रहा है। पटना एम्स के बाद दूसरा एम्स है, पटना एम्स के बाद ये दूसरा एम्स है। कंस्ट्रक्शन चालू है, आप कहीं होंगे। अब इसमें ये क्या है? 750 बेड, 750 बेड का ये बनाया जा रहा है। ठीक है, चलिए 750 बेड का अस्पताल बनाया जा रहा है 1264 करोड़ रुपए की लागत से। वर्तमान में बेतिया राज एस्टेट का प्रबंधन कौन सा विभाग करता है? वर्तमान में भी कौन कर रहा है बताइए? वर्तमान बेतिया राज एस्टेट समझते हैं क्या है? बेतिया राज एस्टेट, बेतिया के राजा जो थे उन्होंने अपनी जमीन सरकार को दान कर दी। इस बीच में सरकार उस पर अधिग्रहण नहीं कर पाया, ठीक है, और फिर वो बेतिया में कोई कोई अलग अलग लोगों के द्वारा कब्जा कर लिया गया, कुछ सरकारें अधिग्रहण कर ली, कुछ ऐसे ही वर्तमान में। ठीक है, तो अभी वर्तमान में पूछ रहा है कि इसकी देखभाल कौन कर रहा है? बिहार राजस्व बोर्ड। कौन? बिहार राजस्व बोर्ड। इससे पहले कौन करता था? इससे पहले कोर्ट ऑफ बोर्ड्स के द्वारा किया जाता था। पहले किसके द्वारा? तो पहले ये कर रहे थे, तो अब ये कट के कौन हो गया? ये कर रहा है। ठीक है, अब सरकार क्या कर रही है? बेतिया राज के जो जमीन है उसके, अब क्या कर रही है सरकार? जो बेतिया राज अधिग्रहण स्टेट बोर्ड का है, तो उस जमीन को फिर से अधिग्रहण करने की बात की गई। इस बार जो बजट जो चल रहा था वहां विधानसभा में सत्र, तो उसमें इस बात का जिक्र किया गया था। तो इस बार हो सकता है कि ये इंपॉर्टेंट सवाल आपके लिए रहे। कोई दिक्कत यहां तक में? चलिए, थैंक यू। इसी तरह की ये दूसरा सेशन है। इस तरह कुल 5 सीरीज आएगा जिसमें आपको पूरे बिहार का करंट अफेयर पढ़ा दिया जाएगा। हाँ, 3 और आएगा जिसमें बिहार आर्थिक सर्वेक्षण और बिहार बजट सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा। क्लियर है? थैंक यू।